हाय गाइस, मैं हूं शांतनु एंड वेरी सैडली आई हैव टू से दिस कि वॉर 2 देखने के बाद एट दिस पॉइंट इन टाइम आई एम एंग्री एंड आई एम फ्रस्ट्रेटेड। और इसके दो सबसे बड़े रीजन मैं आपको बताता हूं। पहली चीज तो ये, फिल्म मेकर्स हमारे देश की टॉप डिफेंस यूनिट्स को उठाते हैं, जो इस केस में R&AW है और साथ ही पैरा कमांडोज है, और उनके ऑपरेशंस का, उनकी फंक्शनिंग का, उनकी सैंक्टिटी का, उनके डिसिप्लिन की धज्जियां उड़ा देते हैं, मजाक बना देते हैं। दूसरी चीज, हॉलीवुड कैसे एक्शन शूट करता है, कैसे एक्शन फिल्में बनाता है, उसको छोड़ देते हैं। थाई फिल्म इंडस्ट्री, साउथ कोरियन फिल्म इंडस्ट्री और अब ब्रिटिश फिल्म इंडस्ट्री भी, ये सारी की सारी फिल्म इंडस्ट्रीज फाइनेंशियल साइज से अगर कंपेयर करे जाए तो बॉलीवुड से कई गुना छोटी हैं। इवन दीज इंडस्ट्रीज आर मेकिंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक एक्शन फिल्म्स व्हेन यू कंपेयर इट टू द एक्शन शोन इन वॉर 2। 400 करोड़ रुपए के बजट पे बनी है वॉर 2 एंड एवरी एक्शन सेट पीस इन दिस एंटायर फिल्म इज एन एब्सोल्यूट जोक। बॉलीवुड में एक्शन इवॉल्व होगा ये तो बहुत दूर की बात हो गई, लेकिन वॉर 2 में एक्शन सेट पीसेस देखने के बाद आपको ये यकीन तो जरूर हो जाएगा कि ये पीछे जा रहे हैं। इस रिव्यू में मैं आपको एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा कि कैसे इन लोगों ने अच्छी कहानियां, अच्छे स्क्रीन प्ले वो तो लिखने बहुत पहले ही छोड़ दिए थे, लेकिन अब ये एक एक्शन फिल्म है। वॉर 2 इज एन एक्शन फिल्म। एक एक्शन फिल्म में ढंग का एक्शन भी नहीं करना चाहते, और जो ब्लंडर्स मैं आपको बताऊंगा ना, उनको स्पॉट करने के लिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको कोई बारीकी से फिल्म देखने की जरूरत नहीं है, कोई पारखी की नजर नहीं चाहिए आपको, कोई क्रिस्टोफर नोलान का फैन होना या फिर उसकी फिल्मों को स्टडी करने वाला नहीं चाहिए। बेयर बोन बेसिक्स भी इनके गलत है हर एक्शन सेट पीस में। एंड माइंड यू, ये एक स्पाई फिल्म है व्हिच हैज एब्सोल्युटली नथिंग टू डू विद हाउ द स्पाइज फंक्शन। फिल्म शुरू होती है ऋतिक रोशन की एंट्री से। ये भाई साहब जापान जाते हैं किसी को मारने, वहां पे ये 2 दर्जन हाईली स्किल्ड जापानीज कटाना स्वॉर्ड वॉरियर्स फाइटर्स जो हाईली ट्रेंड हैं, उनको चित कर देते हैं एक हाथ से कटाना चला के। इस पूरे एक्शन सेट पीस में जो एक्शन हो रहा है वो कितना टेंजिबल, कितना रियलिस्टिक और कितना टैक्टाइल लगेगा, इस पे जो ध्यान दिया है इन्होंने, उसकी तो बात ही बहुत दूर की हो गई। पूरे का पूरा एक्शन सेट पीस ऐसे लग रहा है कि ऋतिक रोशन की स्लोमो में मॉडलिंग हो रही हो। ये भेड़िया याद है जो ट्रेलर में भी दिखाया था? ये भेड़िया इसी सीन का पार्ट है जो जापानी बॉस भेजता है इसको मारने के लिए ऋतिक को, और जैसे ही ये भेड़िया ऋतिक को देखता है वो इंस्टेंटली डर जाता है। इसका कोई लेना देना नहीं है शॉट के अंदर, क्यों है ये शॉट के अंदर किसी को नहीं पता। ये पालतू, पहली बार तो पालतू भेड़िया जाता है, देखता है ऋतिक रोशन को और चिन्ह मिलाता मिलाता साइड हो जाता है और फिर उसके साथ चलने लग जाता है आके। क्यों? सेम फाइटिंग सीन में ऋतिक रोशन की जांघों में 2 बड़े बड़े आयरन क्लॉज घुसा देते हैं गुंडे, और वो भाई साहब आयरन क्लॉज को, दोनों जांघों में से बड़े बड़े आयरन क्लॉज को निकाल के ऐसे फेंक देते थे, हाँ ये तो टूथपिक है, और चल देते हैं हाथों से हेलीकॉप्टर गिराने। जूनियर एनटीआर की एंट्री इस फिल्म के अंदर हैज टू बी वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स इन द एंटायर फिल्म। एंड यू नो व्हाट मेक्स हिज एंट्री ऑफ दिस इवन मोर पेनफुल टू वॉच इज द फैक्ट कि वो रोल प्ले कर रहे हैं फिल्म के अंदर एक पैरा कमांडो को ऑफ द इंडियन मिलिट्री। एक बहुत ही खूंखार और हेवीली आर्म्ड सोमाली पायरेट शिप को इन्फिल्ट्रेट करके वहां से कुछ लोगों को रेस्क्यू करना होता है एनटीआर के कैरेक्टर ने। सिचुएशन रूम में इंडियन पैरा कमांडोज का पूरा यूनिट बैठा है जो जांच पड़ताल कर रहा है कि कैसे इन्फिल्ट्रेट करा जाए। पर ये तो जूनियर एनटीआर है, ये तो इंडियन पैरा कमांडोज से ज्यादा टैक्टाइल है, उनसे ज्यादा ट्रेन है, तो इनको एंट्री भी ऐसी देनी है कि उसको देख के झांटे इलेक्ट्रीफाई हो जाए इनके फैंस। भाई साहब बाहर जाते हैं और कहते हैं कि भैया मैं जाऊंगा अकेला, जो एक पूरा पैरा कमांडो का यूनिट का काम है मैं अकेला करूंगा। चलो वो भी मान गए, पर अब प्रॉब्लम यह है कि अपने शिप से जिस शिप को इन्फिल्ट्रेट करना है पायरेट्स के, सोमाली पायरेट्स के, वहां तक जाना कैसे है, उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा। तो जूनियर एनटीआर भाई क्या करता है, अपने कपड़े उतारने लगता है, अपनी गियर उतार के फेंक देता है। वेपन्स के बिना जा रहा है ये हेवीली आर्म्ड सोमालीज को मारने के लिए, सब कुछ फेंक देता है, कहता है मैं हाथों से लड़ूंगा। और सुनो ये जाता कैसे है, वहां पे एक यूएवी होता है भैया, पूरा ड्रोन होता है, ड्रोन पे नंगा लटक जाता है। वो कह रहा है ड्रोन चलाने वाला इंडियन आर्मी का जो टेक्नीशियन है, वो बोल रहा है कि भैया वो आपका नहीं ले पाएगी वजन, पर ये तो जूनियर एनटीआर है, झांटे इलेक्ट्रीफाई भी तो करनी है। यू टंग के पहुंच जाता है सोमाली उस पायरेट के अंदर। एनटीआर शिप में घुसने के बाद सोमालियों को पता है किस लैंग्वेज में वार्न करता है कि भैया चौकन्ने हो जाओ, तुम्हारी मानने में आ गया हूं, तेलुगु में। अब ये शिप के अंदर घुस चुका है जहां पे सारे के सारे काले सोमाली है, तो एक काला सोमाली दूसरे काले सोमाली को तो पहचान ही लेगा, क्योंकि जो उन्होंने हॉस्टेजेस कैप्चर करे हुए हैं वो सारे के सारे इंडियन हैं। अब अपनी सारी की सारी गियर, जिसकी वजह से ये शिप को इन्फिल्ट्रेट करने के बाद कवर में रह सकता था, छुप सकता था, स्टेल्थ मोड में रह सकता था, वो तो ये चूतिया फेंक आया। पता है कैसे छुप रहा है? सारे के सारे शिप में जहां काले सोमाली है, इसको लग रहा है पहचान नहीं पाएंगे, कैसे मुंह पे रुमाल बांध लिया। अबे गधे की औलाद, तेरा माथा, तेरा रंग, तेरे बालों से, तेरे डील डोल से उनको पता नहीं चल रहा, उन्होंने 4 तेरे जैसे और पकड़े हुए हैं, सारे को सोमाली पेल देता अंदर घुस के। पैरा कमांडो का रोल प्ले कर रहा है और पता है ग्रेनेड्स कैसे फेंक रहा है, बेल्टों से, फटाक फटाक फटाक। अबे मजाक उड़ा रहे हो तुम पैरा कमांडोज की ऑपरेशंस का, बेवकूफो। इस शॉट में जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट है एनटीआर का सोमाली पायरेट्स के साथ, वो इतना वाहियात तरीके से कोरियोग्राफ्ड है
You would want to just pull your hair out. You are telling me that our para commandos fight like this? इतने बड़े हैमर को, हथौड़े को, मतलब 2 हाथी लगाते हुए दिखा देते यार कि कम से कम इतना तो रियलिज्म आ जाए कि भाई हथौड़ा है, भारी तो होगा, ये तो बच्चे को भी पता है। लेकिन नहीं, एनटीआर उसको ऐसे घुमा रहा है जैसे छक्का मारा हो गली क्रिकेट में और बल्ला घुमा रहा हो। एब्सोल्यूट मॉकरी ऑफ द इंडियन पैरा कमांडोज। अच्छा, वॉर 2 देखते हुए मेरे को एक चीज रियलाइज हुई कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको फिल्में देखना बेहद पसंद है, उन्हें फिल्म मेकिंग कहीं ना कहीं से शुरू करने का भी मन है, लेकिन उनको रास्ता नहीं मिल रहा है। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आपके लिए मेरे पास कुछ है। लेवल अप इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म मेकिंग कम्युनिटी है जो आपको वर्ल्ड क्लास फिल्म मेकिंग एजुकेशन देती है एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस एंड इन अ वेरी इफेक्टिव मैनर। लेवल अप लोकेश कनकराज, कार्तिक सुबुराज, नेल्सन और रवि बसरूर जैसे लोगों के साथ जुड़े हैं टू प्रोवाइड यू नॉलेज ऑन फिल्म मेकिंग दैट यू विल नॉट फाइंड एनीवेयर एल्स। और अभी ये एक नया प्रोग्राम लेकर आए हैं जिसका नाम है द ब्रेक थ्रू फिल्म मेकर प्रोग्राम। ये एक 3 महीने का लाइव एंड ऑनलाइन फिल्म मेकिंग प्रोग्राम है पावर्ड बाय सोनी। इस प्रोग्राम में आपको स्क्रीन राइटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन से लेकर मार्केटिंग तक हर एस्पेक्ट ऑफ फिल्म मेकिंग सिखाया जाएगा और इस दौरान आपके मेंटोर्स होंगे प्रैक्टिसिंग फिल्म मेकर्स। ये प्रोग्राम वीकेंड्स पे कंडक्ट किया जाता है ताकि वर्किंग प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन और स्टूडेंट्स अपने करियर के साथ साथ अपना पैशन भी फॉलो कर सके। यहां आपको ऐसे मेंटोर सिखाएंगे जो 2.0, सुपर डीलक्स, वारिसु, पत्थुथला और कई सारे नेटफ्लिक्स प्रोजेक्ट्स पे काम कर चुके हैं। बट इस प्रोग्राम के बैच साइजेस स्मॉल रखे जाते हैं ताकि हर अटेंडी को पर्सनल अटेंशन मिले और इसीलिए इसकी फाइनल सिलेक्शन से पहले एक इंटरव्यू प्रोसेस भी है एंड ओनली द टॉप 10% गेट दिस चांस। तो अगर आप में भी फिल्म मेकिंग के लिए पैशन है और सोच रहे हैं कि कहां से शुरू करें, देन दिस इज इट। जाकर अप्लाई करें और अगर आप मेरा लिंक यूज करेंगे तो आपको एडमिशन प्रोसेस में प्रेफरेंस मिलेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट्स में आपको मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। पूरी की पूरी पिक्चर में हर कोई गोली लगने के बाद तो ऐसे घूम रहा है जैसे भैया खाना खा के सैर करने निकले हो। जूनियर एनटीआर के एक शॉट में दिल के 3 इंच, ये बताया जाता है कि वो 3 इंच के डिस्टेंस पे गोली लगती है, स्नाइपर बुलेट। सुल्तान आंड भारी खड़े हो जाते हैं 15 मिनट में लड़ने के लिए। हॉस्पिटल को कहते हैं मैं जा रहा हूं लड़ने के, और छाती पे घूसे खा रहा है। एक शॉट में ऋतिक रोशन को दोनों बाइसेप पे गोली लगती है और वो 15 मिनट में भूल जाता है कि उसको दोनों बाइसेप पे गोली लगी हुई है। वो एक शॉट में तो ऐसे उठता है, बोट पे बैठ जाता है हाथ पकड़ के, कोई ध्यान ही नहीं है कि उसको गोली लगी है, भूल गया, वो आराम से बातें कर रहा है। द एक्शन इन दिस फिल्म इज सपोज्ड टू बी द गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ एक्शन इन बॉलीवुड। ट्रेलर में ये B2 बॉम्बर दिखाया था ना इन्होंने। पहली बात तो ये कि इन जाहिलों ने हमारे को भी अपने जैसा जाहिल समझा हुआ है। इनको लगता है कि ऑडियंसेस को पता ही नहीं होगा कि B2 बॉम्बर सिर्फ एक्सक्लूसिवली अमेरिकन एयरफोर्स के पास है दुनिया में और किसी के पास नहीं है। और मुझे लगा फिल्म में इस शॉट में B2 बॉम्बर से बेस जंप करेगा शायद ऋतिक रोशन, बट गेस व्हाट हैपेंस, ऋतिक इज लिटरली शोन फ्लाइंग द B2 बॉम्बर जो पूरी की पूरी दुनिया में कुछ हैंडफुल सिलेक्टेड हाईली स्किल्ड अमेरिकन एयरफोर्स के ही खाली पायलट्स हैं उसको चला सकते हैं। इनफैक्ट अमेरिकन एयरफोर्स में भी हर पायलट B2 बॉम्बर उड़ा नहीं सकता, पर ऋतिक रोशन लिए डोल रहा, उसे गेड़िया लगा रहा उसमें। और ये प्लेन के ऊपर प्लेन वाला जो एक्शन सीक्वेंस है इतना धीपिटी का चूतिया है, वेयर डू आई इवन स्टार्ट फ्रॉम। इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे बिना ऑक्सीजन मास्क के, बिना किसी गियर के जो स्पेसिफिकली इनको एयर वेलोसिटी से शायद बचा सकती है, बिना किसी सक्शन के हाथों और पैरों में जो चिपका के रखेंगे इनको हाई वेलोसिटी पे प्लेन के ऊपर मूव करने के लिए, लड़ रहे हैं जैसे भैया गली में लड़ाई हो गई हो जेब काटने के बाद किसी की। जिसने प्लेन में ट्रैवल भी नहीं करा होगा ना, उसने 6ठी क्लास में ये पढ़ लिया होगा, अगर चलते हुए प्लेन का दरवाजा खुल जाए तो सक्शन इतनी ज्यादा होती है हर कोई बाहर सकआउट हो जाता है। लेकिन नहीं, एनटीआर के पैरों में तो चुंबकें लगी हैं। सेम शॉट में वो ऋतिक रोशन को पैराशूट देके प्लेन से नीचे फेंक देता है और ऊपर से नीचे पता कैसे देख रहा है, जैसे छज्जे से झांक रहा हो। अरे तूने टमाटर डाल के नहीं भेजे क्या इसमें, यूं डाल के खड़ा हुआ है, प्लेन चल रहा है, अबे वो सक होकर बाहर निकल जाएगा। आई मीन इस फिल्म में जो दिखाया गया है ना, उसको अच्छा बोलने के लिए टट्टों में दिमाग होना चाहिए। कियारा आडवाणी इंडियन एयरफोर्स की विंग कमांडर का कैरेक्टर प्ले करती है। वो विंग कमांडर है और उसकी पूरी की पूरी फिल्म के अंदर रिप्रेजेंटेशन पता है क्या है, एक फाइट सीन, 2 गोली चलाती है और सिर्फ उसको रखा हुआ है आई कैंडी दिखने के लिए, जो एक गाने में वो शर्ट उतार के बिकिनी में नाचेगी, दैट्स अबाउट इट। अभी तक स्पाई यूनिवर्स की बाकी फिल्मों में कहानी यूजुअली क्या होती थी कि हमारे RNAW का रोग हो गया एजेंट, देशद्रोही बन गया। इस फिल्म में RNAW को नहीं, इस फिल्म में हमारे पैरा कमांडो की बेइज्जती करी है, जिसको रॉ की एक यूनिट में इंक्लूड करा जाता है। यानी कि पैरा कमांडो तो है ही देशद्रोही और रॉ की यूनिट वाले भी बेवकूफ हैं कि वो उस देशद्रोही को पहचान नहीं पा रहे। वही एज ओल्ड चुतियापा, थक चुका हूं मैं ये देख देख कर भैया, परेशान हो गए हैं हम कि भैया एक एजेंट है, उसने पूरी की पूरी एजेंसी की गाना में बांसुरी कर रखी है, कोई है ही नहीं जो पूरी एजेंसी इनकम्पैटिबल है इस एक बंदे को रोकने के लिए। ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर स्पाइज हैं या फिर नचोले हैं साले, बीच में आपस में ही दारू पी के गाना गाने लग जाते हैं स्पेन में लड़कियों के साथ। कियारा और ऋतिक के रिलेशनशिप का 15 साल पुराना फ्लैशबैक दिखाया। 15 साल पहले भी वो बिल्कुल वैसे ही लगते थे जैसे वो अभी लग रहे हैं। जूनियर एनटीआर को पैरा कमांडो बोल के इंट्रोड्यूस कराया गया कहानी में, फिर वो एक स्पेसिफिक मिशन के लिए रॉ की एक इंक्लूड हो जाता
जाता है यूनिट में, उसके बाद उसकी कहानी, उसकी रैंक, उसका यूनिट, जो भी उसका मिलिट्री का पास था, उसका कोई लेना देना ही नहीं है, कोई जिक्र ही नहीं है, उसको बदमाश बना दिया भाई आगे। अबे जिसको वो रिपोर्टिंग करता था जब वो पैराट्रूपर था, कम से कम वो तो दिखा देते कि उन्होंने अकाउंट लिया कि नहीं लिया, ये कहां गया। हर स्पाई यूनिवर्स की कहानी में अभी तक मजाक बनाया जाता था कि भैया हमारा एजेंट जाता है कंट्री फर्स्ट करता तो रहता है, लेकिन किसी और के साथ प्यार में पड़ के रोग हो जाता है, भग जाता है। यहां पे ऋतिक रोशन का रोग, एजेंट पहले से ही रोग था, लेकिन वो अंडर कवर अपने देश के लिए काम कर रहा है। चूतिया सी कहानी है, सरना पैर। और यहां पे लड़की के चक्कर में नहीं, लड़की यहां पे ना छुड़वा दी कि हाँ भाई देखो, तुम कहते हो ना हर फिल्म में कि लड़की के प्यार में पड़ जाता है, हमारे इस बार लड़की के प्यार में नहीं पड़ेगा, इस बार वो अपने दोस्त के प्यार में पड़ेगा, जिसके लिए वो फिर से अपनी कंट्री को झूठ बोलता है। पूरी की पूरी फिल्म में ऋतिक रोशन का कैरेक्टर ये कहता रहता है दैट कंट्री फर्स्ट, लेकिन क्लाइमैक्स में शॉट लगता है जहां पे लिटरली वो ये कहता है मैंने अपनी कंट्री को बताया नहीं है कि एनटीआर का कैरेक्टर मर चुका है क्योंकि तू मेरा पहले दोस्त है, लेकिन अब हम दोनों साथ में कंट्री को बचाएंगे। ये क्या बेवकूफी है, अभी वो 15 मिनट पहले तक तेरे प्राइम मिनिस्टर को असैसिनेट करने की कोशिश कर रहा था लोड़ू। स्पाई फिल्म चल रही है, एक्शन चल रहा है, बीच में करण अर्जुन शुरू हो जाती है। फ्लैशबैक में ये दिखाया जाता है कि जूनियर एनटीआर और ऋतिक कैसे मिले थे, और कम से कम नहीं तो 10 मिनट का सेगमेंट है जिसको देखने के बाद आपको अपने आप को ही चांटे मारने का मन करेगा कि मैं क्यों देखने आ गया। आपको पता लगेगा कि ये दोनों के दोनों जो अभी देश के सबसे एसेंशियल एसेट्स हैं, जो देश को बचा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को बचा रहे हैं, ये तो बचपन में जेब कतरे थे। ये दोनों लिटरली, मैं मजाक नहीं कर रहा, जेब कतरे होते हैं बचपन में, जिनको जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाता है चोरी करते हुए पकड़े जाने के बाद। वहां से आशुतोष राणा बीइंग अ मिलिट्री गाय इन जुवेनाइल क्रिमिनल्स को रिक्रूट करता है। कहां पे होता है ये, कब हुआ ये इंडियन मिलिट्री में? और वो ऐसा भी नहीं है कि 18, 19 या 20 साल के हैं कि अब वो जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर में नहीं है, दे विल बी ट्राइड एज एन एडल्ट। वहां पे आके उनको एक्सट्रैक्ट करके ले गए कि अब तुम अपनी जिंदगी ठीक कर सकते हो। जब इनका दिखाया जाता है तो ये दोनों के दोनों 13 से 14 साल के ऊपर नहीं है। पूरी की पूरी कहानी में कोई कोहेरेंसी नहीं है, कुछ जो इनका मन किया वो करा इन्होंने कहानी में। ऋतिक रोशन को शुरुआत में एज अ मर्सनरी दिखाते हैं जिसने 15 लाशें बिछाई हैं, 15 लोगों को मारा है बीइंग अ मर्सनरी इन द पास्ट 20 मंथ्स। फिर पता लगता है वो तो ऑल दिस टाइम रॉ के लिए काम कर रहा था। तो क्या रॉ ने ये जो 15 लाशें उसने बिछाई हैं उसको सैंक्शन कर दिया? पूरा का पूरा रॉ टेक डाउन नहीं कर पा रहा ऋतिक रोशन ने कैरेक्टर को, लेकिन फिर वो वन ऑफिसर आएगा जो इनडिसिप्लिन्ड होगा, ईगोइस्टिक होगा, और बाद में पता लगेगा ये दोनों झाटू तो दोस्त बन गए, अब ये एक साथ लड़ रहे हैं। F1 ट्रैक पे बोट चला रहा है जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर, और वो इतना गंदा सीजीआई कर रखा है, लिटरली एक मोबाइल गेम में उससे बेटर ग्राफिक्स होते हैं। जूनियर एनटीआर का एक भयंकर कार क्रैश होता है, वो कार क्रैश इन्होंने बड़ी अच्छी तरह से शूट किया क्योंकि वो आसान था, लेकिन मुश्किल यह था कि एनटीआर से ढंग की एक्टिंग करवा ले, उसको ढंग के प्रोस्थेटिक, ढंग की चोट लगा के देख ले, वो भाई ऐसे झाड़ के आ जाता है जैसे थोड़ी सी धूली तो इकट्ठी हुई है, मैं केले के पैर पे छिलका आ गया था मेरा तो मैं गिर गया। फॉर एक छोटे से छोटे ओटीटी स्पाई शोज में भी, एक्शन शोज में भी इतनी अकल तो लड़ाई जाती है कि अगर हीरो के मुंह पे चोटें आई हैं लड़ते हुए, तो आगे आने वाले कुछ शॉट्स में वो चोटें धीरे धीरे जाएंगी तो उनके स्कार्स तो हल्के हल्के दिखेंगे ही ना। यहां पे कभी ऋतिक को लगती है, मुंह फोड़ देता है उसका पूरा का पूरा, वो अगले बार में मॉडल बन के आ जाता है, पूरी पिक्चर में ये कर रहा है। वो एनटीआर के मुंह पे घुसंड पड़ते हैं, अगले में वो फिर मुंह धो के आ जाता है एकदम साफ। अबे कुछ तो रियलिज्म रखो। एक शॉट में जूनियर एनटीआर के हाथ में ब्रास नकल्स होते हैं, तो वो घूसा मारता है ऋतिक रोशन को, ऋतिक रोशन वहां से घुसा मारता है, दोनों की फिस्ट कोलाइड होती हैं, और ये दिखाया जाता है कि ब्रास नकल ऋतिक के नकल्स को शैटर करके अंदर घुस गए हैं, पूरा खून भी टप टप होता है। लेकिन तुम्हें क्या लगेगा कि अभी एक हाथ से लड़ेगा? नहीं भाई, वो दोनों हाथों से घूसम पिट्टी कर रहा है शैटर्ड नकल के साथ। अबे गधो, या तो ये दिखाओ मत, अगर दिखा रहे हो तो उसका कॉन्सिक्वेंस तो दिखाओ, कम से कम यही दिखा देते कि उसने 4 घूसे इस हाथ से कम मारे, वो बहन जो ब्रूसली बना हुआ है इस घूसे से। फिल्म के क्लाइमैक्स में प्राइम मिनिस्टर है प्लेन के ऊपर, कोई छोटा मोटा नहीं है, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, कहने को मोदी जी हैं प्लेन के ऊपर, उनके साथ रॉ के सबसे चीफ बैठे हुए हैं जो अनिल कपूर होते हैं फिल्म के अंदर, और उनको ऋतिक रोशन बताता है कि कार्गो एरिया में जाओ, वहां पे एक लाश पड़ी है, लाश के अंदर बम लगा हुआ है, अंदर बम लगा हुआ है लाश के, ठीक है, जो इस टेररिस्ट एजेंसी ने लगा के आपकी उसके अंदर चढ़ा दिया प्राइम मिनिस्टर के प्लेन के अंदर। अबे साले, कोई एयरलाइन नहीं है, मछलियां नहीं जा रही उसमें, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर जा रहा है। द बैकग्राउंड म्यूजिक, ओ माय गॉड, मेरे कान झन्ना गए भाई, इतना खराब, इतनी तेज आवाज में, शायद मेरे थिएटर में था, लेकिन अगर आप में भी था तो कमेंट में कमेंट करते जाना। अनबियरेबल था, कुछ शॉट्स मैंने लिटरली ऐसे देखे हैं। फिल्म में ऋतिक रोशन की एक बेटी का एंगल है जिसका ना अगाड़ा है ना पिछाड़ा है, रैंडमली आता है, वहां पे एक एक्शन सीक्वेंस इनको बनाना था एक बच्ची के साथ, वो बना दिया, वो खत्म करके वो अपने रास्ते, जैसी आराम हो गया दोनों का, वो कभी रिकनेक्ट होता ही नहीं पूरी की पूरी कहानी में। जैसे जैसे ये फिल्म आगे बढ़ती गई ना, इसकी कहानी आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे मेरी फ्रस्ट्रेशन का पारा बढ़ता गया। 400 करोड़ रुपए में ये ढंग का एक्शन नहीं कर पाए जो 40 करोड़ रुपए में किल ने कर दिया था। ये एक स्पाई फिल्म है, कोई बॉलीवुड मसाला फिल्म नहीं है दैट यू कैन लुक ओवर ऑल दीज थिंग्स। इफ एनीथिंग, पूरे के पूरे स्पाई यूनिवर्स में से वॉर 2 वो फिल्म होनी चाहिए थी जिसमें ये टैक्टाइल फाइटिंग, टैक्टाइल गन मैनिपुलेशंस और बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक्शन सीक्वेंसेस को शूट करते, जो टेंजिबल
और टैक्टिकल लगते हैं एट द सेम टाइम, लेकिन वो उतने ही बड़े मजाक लग रहे हैं। कहानी फिल्म की कोई डिफरेंट नहीं है, वही चुतियापा है। इस बार डायरेक्ट पाकिस्तान प्रेम नहीं दिखाया क्योंकि इनकी फटके हाथ में आ गई थी वॉर की वजह से, लेकिन इन्होंने फिर दोबारा हमारे ही एक डिफेंस यूनिट के एजेंट को रोग बता दिया और दूसरे को क्रिमिनल बता दिया। ये फिल्म एपिटमी बताई जा रही है बॉलीवुड एक्शन की, और अभी भी ऐसे 4 चूतिए मिल जाएंगे जो आपको थंबनेल पे ये बताए कहेंगे इनकी गांडे फट गई। ये देख, कीप सेलिब्रेटिंग दिस मीडियोक्रिटी एंड वी विल बी टाइम एंड अगेन स्लैप्ड विद दिस मीडियोक्रिटी। ऋतिक के स्लोमो शॉट्स पूरी की पूरी फिल्म के अंदर, आई अग्री ही इज अ ग्रीक गॉड, लुक्स ग्रेट। एक शॉट बहुत है, पूरी की पूरी फिल्म के अंदर 50 ऐसे शॉट है जहां पे आंखें छोटी करके साइड पोज दिखाए जा रहे हैं, जॉ लाइन दिखाई जा रही है। अबे वो रॉ का एजेंट है यार। राज और डीके की सिटाडेल उठा लो, फैमिली मैन उठा लो, उनसे बनवा लेते ये फिल्म। कम से कम उनके वेब शोज भी तुम्हारे से ज्यादा अच्छे हैं एक्शन कोरियोग्राफी में। कियारा आडवाणी का जो खामा खांगा गाना आता है फिल्म के अंदर जस्ट बिकॉज उसको बिकिनी में दिखाना है इनको। मैं तो कह रहा हूं जाओ और अपने पैसों में आग लगाओ, ये नियरली 3 घंटे की फिल्म देखो और वो देखने के बाद तुम्हें ये चीज लगेगी कितना पागल बनाया जा रहा है हिंदुस्तानी ऑडियंस को। ये बॉलीवुड को सिंगल हैंडेडली पीछे लेके जाते जा रहे हैं, एवोल्यूशन नहीं हो रहा है किसी भी जॉनर का बॉलीवुड में। फिल्म में अच्छे शॉट है, ब्यूटीफुली शॉट है, कुछ अच्छे खासे स्टंट भी इन्होंने कोरियोग्राफ करे हैं, लेकिन गिना चुने ही है पूरी की पूरी फिल्म के अंदर। हैंड टू हैंड कॉम्बैट बिल्कुल ही चप्पल छाप है। 400 करोड़ रुपए लगाए तो फिल्म सुंदर तो दिखेगी ही ना, लेकिन कहानी कहां है, स्क्रीन प्ले कहां है, जो एक्शन में तुम्हारी हमारे को दिखनी चाहिए थी कि भैया दिमाग लड़ाया, इंटेलिजेंस लगाया, वो कहां है, वो नहीं दिखता। एक बड़ी ही खुफिया बातचीत हो रही थी जूनियर एनटीआर और किसी और कैरेक्टर की, तो पता है क्या कहता है जूनियर एनटीआर उसे, आप ना मुझे लोकेशन व्हाट्सएप कर देना। व्हाट्सएप कर देना? आर यू किडिंग मी? यू आर इंडिया टॉप स्पाई, तेरे पास सारे सैटेलाइट सिस्टम्स हैं, लेकिन तेरे को कैसे चाहिए मैसेज? व्हाट्सएप करके, लोकेशन व्हाट्सएप करके चाहिए। तो भैया ये था मेरा रिव्यू, मेरा रवैया वॉर 2 को देखने के बाद का। 4 झांटू तुम्हें धक्के खाते मिल जाएंगे यूट्यूब पे जो बता देंगे ये भैया आज तक की सबसे बढ़िया एक्शन फिल्म है। इस चीज को डिसरिगार्ड करते हुए कि फिल्म कितना ब्लेटेंटली हमारी टॉप डिफेंस यूनिट्स का मजाक उड़ाती है, हमारे पैरा कमांडोज का, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट यूनिट्स का कैसे मजाक उड़ाती है। आई एम लिटरली पिस्ड ऑफ एट दिस मोमेंट कि कैसे ऋतिक और एनटीआर के एक्टिंग टैलेंट को वेस्ट करा है डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने पूरी की पूरी फिल्म के अंदर। शॉडी अ बैड जॉब डन। अगला रिव्यू आएगा कुली का कल सुबह, देखते हैं वो पिक्चर कैसी निकलती है। तब तक के लिए मामा मिया लजानिया पप्पी बाय बाय। गुस्सा तो मुझे बहुत ज्यादा आ रहा है।